हेलो फ्रेंड्स, सफलता कार्य इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी में संज्ञा के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। दोस्तों, और नई वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल पे जरूर क्लिक कर दें ताकि जो हमारी नई वीडियो अपलोड होती हैं वह आप तक पहुँच सके। दोस्तों, बात करते हैं अगर हम संज्ञा की, तो सबसे पहला ही प्रश्न ये है कि संज्ञा कहते किसे हैं। तो पहले ये जान लें कि संज्ञा कहते किसे हैं। तो दोस्तों, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो हम ये कह लें कि नाम इक्वल टू संज्ञा, संज्ञा इक्वल टू नाम, अर्थात जो नाम है वही संज्ञा है। जो नाम है वही संज्ञा है, चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम हो, चाहे वस्तु का नाम हो, चाहे किसी भाव का नाम हो, चाहे किसी जाति का नाम हो, ठीक है, चाहे किसी द्रव्य का नाम हो, वह हर हाल में होगा क्या दोस्तों, संज्ञा होगी। तो संज्ञा के लिए खाली एक लाइन याद करिए, नाम इक्वल टू संज्ञा, संज्ञा इक्वल टू नाम, नाम इक्वल टू संज्ञा, संज्ञा इक्वल टू नाम। ठीक है, तो चलिए अब बात प्रश्नों की करते हैं दोस्तों। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से संज्ञा शब्द है। ऑप्शन नंबर ए है आप, ऑप्शन नंबर बी है चलना, ऑप्शन नंबर सी है आकाश और ऑप्शन नंबर डी है लंबा। तो संज्ञा, इसमें आपको कुछ दिखाई दे रहा है, कौन सा नाम है, आकाश। आकाश इसमें आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। संज्ञा शब्द कौन सा है, आकाश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है निम्न में से संज्ञा शब्द है। ऑप्शन नंबर ए है पहाड़, यह, ऑप्शन नंबर बी है जीना, ऑप्शन नंबर सी है पहाड़, ऑप्शन नंबर डी है पुराना। तो दोस्तों, यहाँ आपको देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर सी पहाड़, यह क्या है, संज्ञा है। यह क्या है, संज्ञा है। दोस्तों, अच्छा संज्ञा होती कितने प्रकार की है। तो दोस्तों, आप यह जानें कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, इसके लिए हर किताबों में अलग अलग दिया हुआ है और आपका आयोग भी इस तरीके के क्वेश्चंस से पूछने से बचेगा, ठीक है। और क्योंकि कुछ जगहों पे 3 दिया है, कुछ जगहों पे 5 दिया है। दोस्तों, अगर हम बात करें संज्ञा के प्रकार की, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक, 5 प्रकार की संज्ञाएं हैं। कितनी, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अगर हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करते हैं तो दोस्तों, इसमें आप इतना जानिए कि जो भी फेमस चीजें हैं, जो भी फेमस वस्तु है, फेमस जगह का नाम है, फेमस शहर का नाम है, ठीक है, किसी व्यक्ति विशेष का नाम है, तो अगर इसकी चर्चा होती है तो यह व्यक्तिवाचक में आता है। किसी जाति विशेष की चर्चा होती है, चाहे वह मानव हो, चाहे वह पशु हो, चाहे वह पर्वत हो, चाहे वह नदी हो, अगर इसकी चर्चा होती है तो वह जाति में आएगा। समूह की अगर बात करते हैं तो किसी सभा की बात आती है, किसी भीड़ की बात आती है, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, समूहवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं दोस्तों कि जो चीज़ द्रव्य हो, जो चीज़ लिक्विड रूप में परिवर्तित हो जाए या फिर लिक्विड हो, उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। और भाववाचक संज्ञा दोस्तों किसे कहेंगे, जैसे किसी के अंदर के मन का भाव, जो मन के अंदर का भाव है, जैसे किसी की सच्चाई हो, किसी के अंदर का क्रोध हो, किसी के अंदर की दया हो, किसी के अंदर का धर्म हो, किसी के अंदर का सच हो, किसी के अंदर का झूठ हो, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों यूपी टेट 2013 में भी पूछा गया है। कह रहा है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के केवल 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। व्युत्पत्ति के आधार पर अगर संज्ञा के भेद पूछे तो व्युत्पत्ति के आधार पर केवल 3 भेद होते हैं संज्ञा के दोस्तों। कितने, केवल 3 भेद होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए इसमें सही रहेगा। कौन कौन से होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संज्ञा का भेद नहीं होता है। कह रहा है संज्ञा का भेद नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए है व्यक्तिवाचक, सी है, ऑप्शन नंबर बी है जातिवाचक, ऑप्शन नंबर सी है निजवाचक और ऑप्शन नंबर डी है भाववाचक। तो दोस्तों, संज्ञा का भेद कौन सा नहीं होता है, निजवाचक संज्ञा का भेद नहीं है, निजवाचक सर्वनाम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनिए। मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा इसमें कौन सी है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए मोहन, बी बालक, सी परिश्रमी और डी ईमानदार। दोस्तों, इसमें किसके बारे में कहा गया कि एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है। मोहन के बारे में कहा गया, तो यहाँ मोहन क्या हो जाएगा दोस्तों, मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। मोहन क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अगला क्वेश्चन, आपका घर जिस शहर में है
उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है? आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है? ऑप्शन नंबर ए है व्यक्तिवाचक, बी है जातिवाचक, सी है समूहवाचक और डी है भाववाचक। दोस्तों हमने अभी आपसे कहा था कि किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, किसी शहर का नाम हो, नाम जब भी रहेगा वह क्या व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। तो तुरंत इसका भी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है? ए मजदूर, बी यश, सी शत्रुता, डी सोना। तो दोस्तों कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है? तो दोस्तों शत्रुता या तो है नहीं, यश या भी नहीं है, सेना, मजदूर क्या है? जातिवाचक संज्ञा। मजदूर क्या है दोस्तों? जातिवाचक संज्ञा है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मजदूर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है में जयचंदों संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? जयचंदों संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर ए है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन नंबर बी है समूहवाचक, ऑप्शन नंबर सी है जातिवाचक और ऑप्शन नंबर डी है भाववाचक। इसमें आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जातिवाचक। ठीक है दोस्तों, किसी व्यक्ति का जयचंद किसी व्यक्ति का ना कि विश्वासघाती व्यक्तियों का बोधक है। जयचंद किसका? विश्वासघाती व्यक्तियों का बोधक है। ठीक है, इसलिए किसी विशेष व्यक्तियों के गुण को बताया जा रहा है यहाँ, तो क्या हो जाएगा? यह जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी द्रव्यवाचक संज्ञा और ऑप्शन नंबर डी भाववाचक संज्ञा। दोस्तों किसी एक कवि के बारे में किसी का नाम लेकर नहीं कहा गया, यहाँ सीधा कवि कह दिया गया है, तो कवि जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें कहते हैं। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन नंबर बी जातिवाचक, ऑप्शन नंबर सी भाववाचक और ऑप्शन नंबर डी द्रव्यवाचक। तो इसमें जब एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो तो वह क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा किस से किस रूप में परिवर्तित हो रही है? वाक्य में संज्ञा किस से किस रूप में परिवर्तित हो रही है? ऑप्शन नंबर ए है व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में, भाववाचक से जातिवाचक में और व्यक्तिवाचक से भाववाचक में। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, वाक्य में संज्ञा किस रूप में परिवर्तित हो रही है? किससे परिवर्तित हो रही है दोस्तों? जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में। किसमें परिवर्तित हो रही है? जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में परिवर्तित हो रही है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि कैसे? इस वाक्य में गांधी जो शब्द है यह जातिवाचक है। क्या है? जातिवाचक है, जबकि महात्मा गांधी अगर कहा जाता, ठीक है, तो क्या हो जाता दोस्तों? यह व्यक्तिवाचक हो जाता। मोहनदास करमचंद ठीक है, महात्मा गांधी अगर कहा जाता, ठीक है, तो यह क्या हो जाता? यह हो जाता व्यक्तिवाचक। लेकिन यहाँ केवल गांधी कहा गया तो गांधी शब्द जातिवाचक। ठीक है, इसके बाद विशेष व्यक्ति के लिए प्रस्तुत होने वाला व्यक्तिवाचक संज्ञा है यह। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ क्या कहा गया? यहाँ कहा गया कि जो है जातिवाचक होते हुए भी व्यक्तिवाचक बन जाती है यह संज्ञा। ठीक है, जब कोई, ध्यान दीजिएगा, जब कोई जातिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हो तब वह जातिवाचक होते हुए भी व्यक्तिवाचक बनती है। ठीक है, तो गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, इस वाक्य में गांधी क्या है? जातिवाचक होते हुए भी विशेष व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हो रहा है, इसलिए यह क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक में परिवर्तित हो जाएगा। बस इतना ही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? किसी राज्यपाल का नाम नहीं लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, बी सी भाववाचक और डी समूहवाचक। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका जातिवाचक। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है?
समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन नंबर बी है जातिवाचक, सी है भाववाचक और डी है समूहवाचक। ठीक है दोस्तों, नेपोलियन यह क्या है? जातिवाचक। क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, जातिवाचक। ठीक है, नेपोलियन आखिर में जातिवाचक क्यों है? ठीक है, यह जानिए। क्योंकि अपने विशिष्ट गुण के कारण, ठीक है, पूरे वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। नेपोलियन किसी विशिष्ट गुण के कारण क्या है? पूरे वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, तो कुछ देखिए जातिवाचक संज्ञा, ऐसी संज्ञाएं कुछ जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं। ठीक है, ध्यान दे लीजिए। तो जैसे मान लीजिए कहा गया भीष्म पितामह, गांधी, हरिश्चंद्र, कालिदास। ठीक है, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, परंतु विशिष्टता के कारण यह जातिवाचक संज्ञाओं के रूप में प्रयुक्त की जाती है। एकदम नोट कर लीजिए इसको। ठीक, जैसे मान लीजिए नेपोलियन कहा गया, भीष्म पितामह कहा गया, गांधी कहा गया, हरिश्चंद्र कहा गया, कालिदास कहा गया। यह व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, यह व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, परंतु अपनी विशिष्टता के कारण यह जातिवाचक संज्ञाओं में परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी के गुण दोष अथवा गुण दोष दशा आदि का बोध होता है उसे कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी के गुण दोष दशा आदि का बोध होता है उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जातिवाचक, बी द्रव्यवाचक संज्ञा, सी भाववाचक संज्ञा और डी समूहवाचक संज्ञा। तो कौन सी संज्ञा हो जाएगी दोस्तों? जब गुण दोष दशा आदि का बोध हो रहा है तो वह सीधा साफ है क्या है? भाववाचक संज्ञा। क्या हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सैसव शब्द से बना संज्ञा शब्द है, सैसव शब्द से बना संज्ञा शब्द है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भाववाचक, बी जातिवाचक, सी व्यक्तिवाचक, डी पदार्थवाचक। तो क्या हो जाएगा? सैसव या भाववाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा। ऑप्शन नंबर ए है जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी भाववाचक संज्ञा, सी व्यक्तिवाचक संज्ञा, डी समूहवाचक संज्ञा। तो बुढ़ापा यह क्या हो जाएगा दोस्तों? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो जैसे हो गया बुढ़ापा, नम्रता, मिठास, समझ, चाल, लंबाई, चौड़ाई, यह सब क्या हो जाएगा दोस्तों? यह सारे के सारे भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। और भाववाचक संज्ञा यह मान के चलिएगा कि प्रायः या बहुवचन नहीं होता। क्या होता है? भाववाचक संज्ञा का प्रायः बहुवचन नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, उचित की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? उचित की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए है उचितानुसार, ऑप्शन नंबर ए है उचितानुसार, ऑप्शन नंबर बी है औचित्य, ऑप्शन नंबर सी है उचितस्य, ऑप्शन नंबर सी है उचितस्य और ऑप्शन नंबर डी है उवाच। तो उचित की भाववाचक संज्ञा जो होगी दोस्तों वह होगी औचित्य। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा औचित्य। क्या हो जाएगा? औचित्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, अभी हमने आपको पहले करा दिया था, सॉरी। शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है? शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है? ऑप्शन नंबर ए है गुणवाचक, ऑप्शन नंबर बी है जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी है भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर डी है प्रेरणार्थक क्रिया। तो दोस्तों शब्द प्रकार मनुष्यता भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मनुष्यता भाववाचक संज्ञा हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए मनाही, ऑप्शन नंबर बी विद्वता, ऑप्शन नंबर सी सोना, ऑप्शन नंबर डी खुशी। इसमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो दोस्तों सोना इसमें यह भाववाचक संज्ञा नहीं है। सोना कौन सा संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। सोना कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा है, जबकि मनाही, विद्वता और खुशी यह भाववाचक संज्ञाएं हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के
शब्दों से बनती है? तो ऑप्शन नंबर ए है 4 प्रकार, ऑप्शन नंबर बी 3 प्रकार के, ऑप्शन नंबर सी 5 प्रकार के, ऑप्शन नंबर डी 6 प्रकार के। तो भाववाचक संज्ञा दोस्तों कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? 5 प्रकार के। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तो 5 प्रकार के वह शब्द कौन कौन से हैं जिससे बनती है? एक तो जातिवाचक संज्ञा से बनती है, दूसरा विशेषण से, तीसरा क्रिया से, चौथा सर्वनाम से और पांचवा अव्यय से। ध्यान दे लीजिएगा, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? 5 प्रकार के। जातिवाचक संज्ञा से, विशेषण से, क्रिया से, सर्वनाम से और अव्यय से। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली, बी है लड़का, सी मोहन, डी बीमारी। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? दिल्ली, यह तो जो है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, लड़का जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, डी बीमारी या भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन, क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है? ऑप्शन नंबर ए है थकावट, ऑप्शन नंबर बी है बुराई, ऑप्शन नंबर सी है आलस्य और ऑप्शन नंबर डी है बुढ़ापा। तो कह रहा है कि क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा तो क्या हो जाएगा? थकावट। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, थकावट। ठीक है, इसके अतिरिक्त घबराहट, चढ़ाई, सजावट, बहाव तथा दौड़ क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञाएं हैं। घबराहट अगर कहा जाए तो यह भी क्रिया से बनता है, चढ़ाई, चढ़ना से चढ़ाई, ठीक है, सजना से सजावट, बहना से बहाव, ठीक है, दौड़ना से दौड़, यह सारी क्रिया, यह सारी जो है अगर देखी जाए तो यह क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञाएं हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रीय, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय, ऑप्शन नंबर सी सौराष्ट्र और ऑप्शन नंबर डी है राष्ट्रीयता। तो राष्ट्र से बना राष्ट्रीयता या भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव शब्द के लिए प्रयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। मानव, अभी हमने इसके पहले क्वेश्चन आपसे कराया है। मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा ऑप्शन नंबर ए है मनस्वी, ऑप्शन नंबर बी मानवता, ऑप्शन नंबर सी मनुष्यत्व और ऑप्शन नंबर डी आदमीयता। तो क्या हो जाएगा? मानवता। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, मानवता। ठीक, तो यह आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा बताइए। ठीक है, संज्ञा भेद कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए जातिवाचक संज्ञा, बी भाववाचक संज्ञा, सी गुणवाचक संज्ञा और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों स्वतंत्रता को आपको बताना है यह कौन सी संज्ञा है। तो स्वतंत्रता यह भाववाचक संज्ञा है। स्वतंत्रता क्या है? यह भाववाचक संज्ञा है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। अगर कोई स्वतंत्र है, किसी का मन स्वतंत्र है, तो अर्थात उसका भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। कौन सी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, हरियाली, हरियाली कैसी संज्ञा है? ऑप्शन नंबर ए जातिवाचक संज्ञा, बी समूहवाचक संज्ञा, सी भाववाचक संज्ञा और डी विशेषण। तो हरियाली भाववाचक संज्ञा है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हरियाली कैसी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, जैसे किसी प्राणी या किसी प्राणी की स्थिति, दशा आदि का जब पता चल रहा हो तो वहाँ पर भाववाचक संज्ञा होगी। हरियाली या एक किसी प्राणी या वस्तु की दशा का पता चल रहा है यहाँ से, तो यह क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। अगला, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? अमीर, गरीब, समूह, मिठास। यहाँ समूह दोस्तों, ठीक है, या समूहवाचक संज्ञा कट गया। यह जवानी, खट्टास, पुस्तक, गंगा। दोस्तों पुस्तक और पुस्तक यहाँ जातिवाचक हो गया, गंगा यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, यह भी गलत हो गया। रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति। दोस्तों यही क्या हो जाएगा? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें चार के चारों भाववाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक, क्योंकि अगला डी ऑप्शन आपका है धैर्य, चालाकी, उदासी। सूर्य कह दिया तो दोस्तों सूर्य या व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। आपका ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए राम, बी सुरेश, सी निर्वाह, डी मित्रता। राम यह भी व्यक्तिवाचक हो गया, सुरेश यह भी व्यक्तिवाचक हो गया।
निर्वाह किसका किया है? मित्रता का। तो दोस्तों मित्रता या क्या हो गई है? मित्रता ही भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। कौन सी संज्ञा? मित्रता भाववाचक संज्ञा। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सभा, बी कक्षा, सी भीड़, डी दौड़। तो दोस्तों सभा यह भी एक जो है समूहवाचक संज्ञा रहेगी, कक्षा यह भी, सी भीड़ यह भी, डी है दौड़। तो दौड़ यह जो है भाववाचक संज्ञा है, अभी हमने आपको बताया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो समूहवाचक संज्ञा कहते किसे हैं दोस्तों? जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति का क्या हो, जिस संज्ञा शब्द से वस्तु अथवा व्यक्ति का क्या हो, समूह का एक बोध कराए। जो संज्ञा शब्द एक समूह का बोध करा रहा हो वही क्या हो जाएगा दोस्तों? वही हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे सभा हो गया, कक्षा हो गया, भीड़ हो गया, दल हो गया, गिरोह हो गया, गुच्छा हो गया, कुंज हो गया, ये सारे के सारे शब्द क्या हो जाएंगे? समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? ए खटाई, बी मिठाई, सी दूध, डी ठंड। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? दूध यहाँ द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगा? दूध द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, कुल मिला के जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध हो रहा है वही क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी। नाप तौल वाली वस्तुओं का अगर बोध हो रहा है तो वही क्या हो जाएगी दोस्तों? द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, जैसे दूध हुआ, पानी हुआ, लोहा हुआ, सोना हुआ, चांदी हुआ, तेल हुआ, या सारी चीजें क्या हो जाएंगी दोस्तों? द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था। लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था, इस वाक्य में रेखांकित अंश है। ए है विशेषण पदबंध, बी है क्रिया विशेषण पदबंध, सी है संज्ञा पदबंध और डी है सर्वनाम पदबंध। लंका का राजा रावण, लंका यह भी संज्ञा है, राजा यह भी संज्ञा है, रावण यह भी संज्ञा है। तो यह है क्या? यह संज्ञा पदबंध है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? संज्ञा पदबंध। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टके है मोल। रहीम द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है वह, अब बड़े शब्द का प्रयोग देखिए, तो बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल। ठीक है, तो बड़े शब्द का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? ए विशेषण, बी संज्ञा, सी सर्वनाम, डी क्रिया विशेषण। तो किस रूप में हुआ है? संज्ञा के रूप में हुआ है इसमें। ठीक है दोस्तों, किसके रूप में हुआ है? संज्ञा के रूप में। और अदरवाइज यह क्या है? विशेषण है, लेकिन यहाँ पे यह संज्ञा के रूप में हुआ है। रहीम द्वारा लिखित यह उपयुक्त जो पंक्तियां हैं या बड़े शब्द का प्रयोग संज्ञा के रूप में इसमें हुआ, क्योंकि यह वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व कर रहा है। यहाँ किसका? यह वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ठीक है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, और जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे कहते क्या है? विशेषण कहते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्योंकि यह एक वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व कर रहा है इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा? यह जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यह हो जाएगा संज्ञा। अगला क्वेश्चन, द्वार द्वार भटकना में प्रयुक्त द्विरक्ति द्वार द्वार है। द्वार द्वार क्या है? ऑप्शन नंबर ए पारस्परिक संबंध बताने के अर्थ में, ऑप्शन नंबर बी अतिशयता प्रकट करने के अर्थ में, ऑप्शन नंबर सी भेद बताने के अर्थ में और ऑप्शन नंबर डी समग्रता प्रकट करने के अर्थ में। तो यह किसके अर्थ में दोस्तों है? द्वार द्वार भटकना यह समग्रता प्रकट करने के अर्थ में है। किसके अर्थ में? समग्रता प्रकट करने के अर्थ में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। द्विरक्ति का मतलब होता है दोस्तों दोहराना। द्विरक्ति जो यहाँ लिखा हुआ है इसका मतलब होता है दोहराना। ठीक है, तो एक व्यक्ति को दो बार उच्चारित करना, एक उक्ति को दो बार उच्चारित करना। ठीक है, तो द्वार द्वार द्विरक्ति का प्रयोग समग्रता प्रकट करने के लिए किया गया। अगला क्वेश्चन, संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? ए संश्लिष्ट, बी विशिष्ट, सी श्लिष्ट और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को कहा जाता है दोस्तों विशिष्ट। क्या कहा जाता है? विशिष्ट। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, विशिष्ट। ठीक, बी आपका सही हो जाएगा, विशिष्ट। हिंदी व्याकरण में विभक्तियों का प्रयोग की विधि निश्चित है दोस्तों। हिंदी में दो तरह की विभक्तियां होती हैं, एक विशिष्ट और एक संश्लिष्ट। विशिष्ट और संश्लिष्ट।
संज्ञाओं के साथ आने वाली जो विभक्तियां होती हैं उसे विश्लिष्ट कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, संज्ञाओं के साथ जो आने वाली विभक्तियां होती हैं उसे विश्लिष्ट कहते हैं, ठीक है। और जो संज्ञाओं के साथ नहीं आती हैं उसे संश्लिष्ट कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? संश्लिष्ट कहते हैं। और विश्लिष्ट का मतलब क्या होता है? अर्थात अलग रहती है। क्या रहती है? अलग रहती है, ठीक। तो यही है, संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियां विश्लिष्ट और ना आने वाली विभक्तियां संश्लिष्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो संश्लिष्ट किसके साथ रहती है यह भी जान लीजिए। तो सर्वनाम के साथ जो विभक्तियां रहती हैं वो संश्लिष्ट, ठीक है, रहती हैं। क्या रहती है? सर्वनाम के साथ विभक्तियां संश्लिष्ट रहती हैं, ठीक। और संज्ञाओं के साथ क्या रहती हैं? विश्लिष्ट रहती हैं, ठीक है। ये चीज एकदम क्लियर कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर ए विशेषण, बी संज्ञा, सी उपसर्ग और डी अव्यय। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, या क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों है, संज्ञा से विशेषण के लिए इनमें से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए भय भयाल, बी भय भयातुर, सी भय भयानक, डी भय भयभीत। तो क्या हो जाएगा? भय भयानक। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम अगर समय मिलता है तो फिर आज शाम को ही कुछ वीडियो और अपलोड करते हैं महत्वपूर्ण, ठीक है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों धन्यवाद।